अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्टैट्स का यूनिट नंबर 3 का ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक चल रहा है। आज हम देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह के हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। आपको बता दें कि अरिथमेटिक मीन इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पेपर में ये एग्जामिनर आपसे प्रॉपर्टीज़ वैसे भी पूछ सकता है कि राइट एनी 2 और 3 प्रॉपर्टीज़, या उसकी एप्लीकेशन भी आ सकती है एग्जाम में। पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ दी होती हैं, अगर हम उसका मीन लें और फिर x की तमाम वैल्यूज़ में से उस मीन को माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा उसका, यानी जो उसका समेशन होगा या सम होगा, वो हमेशा ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल ये है, बुक के अंदर जो डाटा दिया हुआ है उसकी एक कॉलम फॉर्म में आप करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। मसलन x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 4, 5, 6, 7 एंड 6। तो सबसे पहले मैंने इसका सम ले लिया, यानी समेशन x आ गया 30। अब हमने इसका मीन निकालेंगे। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, यानी 30/6 इज इक्वल टू 5। अब x की इन तमाम वैल्यूज़ में से इस 5 को माइनस कर देंगे। लिखेंगे x माइनस एक्स बार, क्योंकि x बार की वैल्यू यहाँ 5 है, लिहाजा x की तमाम वैल्यूज़ में से 5 को लेस कर देंगे। 2 माइनस 5 किया तो -3, 4 माइनस 5 किया तो -1, 5 माइनस 0 किया तो 5, 5 माइनस 5 किया तो 0, और फिर 5 माइनस 6, 6 माइनस 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि जो भी हमारी x की वैल्यूज़ गिवन थी, उनमें सब में से बारी बारी मीन की जो वैल्यू आई है 5, उसको लेस कर दिया, और जब मैंने इसका टोटल लगाया, इसका सम लिया, तो -3, -1, 1, 2 और 1, इसका आंसर आ गया 0। इससे ये बात साबित हो गई कि अगर हम कोई भी हमारे पास डाटा गिवन हो, उसका मीन लें ओरिजिनल डाटा का, और फिर x की तमाम वैल्यूज़ में से उस मीन को लेस कर दें और उसका सम लेंगे, तो वो हमेशा 0 आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, कंबाइंड मीन इज गिवन बाय द फार्मूला x बार c। x बार मीन को शो कर रहा है, c कंबाइंड को। x बार c इज इक्वल टू समेशन n x बार ओवर समेशन n। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ दी हों, उनके मीन्स बताए हों, मिसाल के तौर पे स्टैट्स के, मैथ्स के, और हम फिज़िक्स के स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि स्टैट्स के अगर सपोज 4 स्टूडेंट्स हैं, मैथ के 3 स्टूडेंट्स हैं, और फिज़िक्स के 5 स्टूडेंट्स हैं, और उनके हमने एवरेजेस भी निकाली होंगी, उसको हम x बार 1, x बार 2, x बार 3 एंड सो ऑन का, तो उन सब का कंबाइंड मीन भी निकाला जा सकता है। बुक में जो डाटा दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि n1 इज इक्वल टू 3 और x बार 1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 2 एंड x बार 2 इज इक्वल टू 4। यानी 2 डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स दिए हुए। पहले ग्रुप में सपोज कर लें कि 3 स्टूडेंट हैं और उनका मीन जो है वो भी 3 ही आया। फिर जो दूसरा ग्रुप है उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो मीन आ रहा है, जो उनके मार्क्स का मीन या एवरेज आ रही है, वो आ रही है 4। इसको भी आप कॉलम फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। हम लिखेंगे, एक तरफ बनाएंगे कॉलम n और एक बनाएंगे x बार का। n में यानी जो n1, n2, n3 जो भी जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं, वो सबको n के कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, n1 और n2। जैसा ये आ गया, n के कॉलम में आ जाएगा 3 और 2। फिर उसके रिस्पेक्टिव मीन्स लिख लेंगे। x बार के कॉलम में आ गया 3 और 4, क्योंकि n1 और x बार 1 3 था, तो n के अंदर आ जाएगा 3 और x बार में आ गया 3, इसी तरह 2 और 4। अब सिंपल सा फार्मूला है कंबाइंड मीन का, x बार c इज इक्वल टू समेशन n x बार ओवर समेशन n। तो क्या करेंगे, n भी दिया हुआ है, x बार भी दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट ले लें n x बार के नाम से। 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, 17 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3.4। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमें डिफरेंट किस्म के मीन्स दिए हों और नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताई हो कि हर वैल्यू जहाँ से मीन निकाला है उसमें कितनी वैल्यूज़ दी हुई थी, तो हम उन सब की मदद से एक कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। थर्ड, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम। इसका मतलब क्या है कि आपको कल मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें बताया था कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के शॉर्टकट मेथड और उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड भी था। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम मीन निकालें, जो भी हमारे पास मीन दिया हो, तो उसमें से जैसे कि समेशन x माइनस एक्स बार, यानी x की तमाम वैल्यूज में से मीन को माइनस किया और उसके बाद उसका स्क्वायर ले लें। इसी तरह अगर हम x की तमाम वैल्यू में से कोई एक एज्यूम्ड वैल्यू, जिसको हम a कहते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू, या जो इनडायरेक्ट मेथड में किया था, वो उसमें से डिफरेंस लें और उसका स्क्वायर लें,
तो इसका आंसर जो होगा वो इसके आंसर से कम होगा, यानी मिनिमम होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वेयर इज लेस देन समेशन x माइनस ए का होल स्क्वेयर। या इसको दूसरे तरीके में लिख सकते हैं कि समेशन x माइनस ए का होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर। मतलब क्या हो गया कि अगर हमने हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं x की, अगर हमने उसमें से डेविएशन ली है मीन में से और उसका स्क्वायर ले लिया, इसी तरह उन्हीं x की वैल्यूज़ में से मीन के अलावा कोई और वैल्यू हमने माइनस की है और उसका स्क्वायर लिया है, तो जो x मीन वाली वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी आएगी। यानी समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज लेस देन समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर। या रिवर्स इसको पढ़ेंगे कन्वर्सली, समेशन x माइनस ए होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यूज हमारे पास x की दी हुई हैं, अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल x की वैल्यूज दी 2 4 5 6 3 एंड 7, इसमें अगर हम +3 करेंगे यानी 2 + 3 फिर 4 + 3 फिर 5 + 3 6 प्लस, यानी हर इंडिविजुअल आइटम में एक ही वैल्यू है ऐड कर देंगे, तो जो इसका आंसर आया होगा तो वो आंसर क्या बन जाएगा, जो नई वेरिएबल बनेगी y बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 3 बन जाएगी। यानी अगर सपोज कर रहे हैं कि हमारा इसका मीन 5 आ रहा है और हमने इन तमाम वैल्यूज में 3 ऐड किया था, तो आंसर भी जो होगा, जो नया मीन निकलेगा वो 5 + 3 यानी 8 निकलेगा। इसी तरह हम x की तमाम वैल्यूज में से अगर कोई एक कांस्टेंट माइनस कर देंगे तो उसका जो मीन होगा, नया मीन जो निकलेगा उसमें से भी x बार में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे। जैसे उसको ऐसा लिखा जाता है इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए देन y बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस ए। इसी तरह इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए देन y बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। इसकी एग्जांपल कैसे आएगी, अगर आएगी तो बाज़ का एग्जामिनर आपको बता देगा कि अगर ये कोई नई वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है सपोज, तो फिर हम लिखेंगे, वो कहेगा जी y बार की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे y बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 10। इसी तरह अगर यूँ लिखो कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो हम लिखेंगे देन y बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 3। यानी जो भी वैल्यू हम उसमें ऐड या लेस कर रहे हैं x की तमाम वैल्यूज़ में, जब हम उसका नया वैल्यू उसका मीन निकालेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, y बार इज इक्वल टू जो पहला ओरिजिनल x बार है उसमें ही वो कांस्टेंट ऐड या लेस हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि आपने ऐड किया या लेस किया। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसी को हम कहते हैं, इसको वर्डिंग में अगर हम कहें कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ओरिजिनल वैल्यूज़ में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं यानी उसका ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, या उसमें से कोई चीज़ लेस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन ओरिजिन या चेंज इन स्केल। कि अगर हम उसका ओरिजिन और स्केल चेंज करेंगे तो जो नया वैल्यूज़ आएंगी उसका जो मीन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा पहले से। फिर इफ़ y इज इक्वल टू ए एक्स, इसका क्या मतलब है, अगर हम x की जो वैल्यूज़ गिवन है उसको किसी एक ही नंबर से तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब उसका जो नया मीन निकलेगा y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार। यानी जिस तरह ऊपर था कि अगर हम ओरिजिनल वैल्यूज़ में कोई चीज़ ऐड कर दें या लेस कर दें, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल मीन है वो उसमें भी वो चीज़ ऐड या लेस होगी। सिमिलरली अगर हम ओरिजिनल तमाम वैल्यूज़ को किसी एक ख़ास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया मीन आएगा वो यही होगा, जो पुराना मीन होगा यानी एक्स बार का, उसको उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अब आते हैं जी बुक की एग्जाम्पल नंबर 3.1 की तरफ, करेक्टेड मीन निकालना है। अब बुक की एग्जाम्पल में बताया हुआ था, डाटा गिवन था, उसमें लिखा हुआ था कि जी समेशन x इज इक्वल टू 902, यानी जो वैल्यूज़ थी उन सारों का सम जो है 902 था। फिर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी वो 10 थी, यानी n इज इक्वल टू 10। अब वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करेक्ट वैल्यू करनी है। करेक्शन कैसे करनी है, वो कह रहा है कि जी सपोज कि जो हमारी वैल्यू थी वो बाद में हमने जब चेक किया तो वो 98 की बजाय 94 थी, यानी जो एग्जाम्पल की लास्ट वैल्यू है वो 98 थी, तो वो कहा यह जा रहा है कि वो 94 है इंस्टेड ऑफ 98। इसका मतलब है 98 की बजाय वो 94 थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारी वैल्यूज़ को दोबारा लिखना और फिर सारा प्रोसेस करना है, उसकी करेक्शन की जा सकती है। करेक्शन कैसे की जा सकती है, सिंपल सा फार्मूला है कि जो आपके पास पहले ओरिजिनल समेशन दिया हुआ है, समेशन x वो है 902। अब वो 902 में जो लास्ट वैल्यू थी वो 98 है ऐड हुई थी। अब क्या करना है, 98 की बजाय 94 लानी है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो वैल्यू आपने उसमें से निकालनी है यानी 98 नहीं होनी चाहिए, तो इसके सम में से 98 को माइनस कर दें
और दूसरी वैल्यू क्या है 94 ऐड होनी चाहिए, तो वो उसको ऐड कर दें। यानी जब भी आपने करेक्शन निकालनी है या मीन को करेक्ट करना है तमाम वैल्यूज़ की बजाय एक या दो वैल्यूज़ की करेक्शन करनी है, तो आसान तरीका है जो समेशन एक्स डी होता है, जो चीज़ आपने करेक्ट करनी है उसको उसके टोटल में से पहले माइनस कर दें और जो उसकी जगह वैल्यू आनी है वो उसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास करेक्टेड सम आ जाएगा। वो आ जाएगा समेशन एक्स इज इक्वल टू 898। अब करेक्टेड मीन निकाल लें, यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, यानी फार्मूला वही है, लेकिन अब करेक्टेड सम लेना है आपने, वो 902 की बजाय अब आ गया 898। तो 898 डिवाइड बाई 10 किया तो 89.8 आ गया। फिर बुक में एक और एग्जाम्पल 3.3 है, जो नई बुक्स एडिशन है उसमें नहीं है लेकिन पुरानी एडिशन में दिया हुआ था। एक इस तरह का क्वेश्चन कि जिसमें आपको d इज इक्वल टू एक्स माइनस 38 दिया हुआ है, समेशन d दिया हुआ है 240 और n दिया हुआ है 10, यानी आपको सारी वैल्यूज बना के दी है, जस्ट आपसे एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला पूछी गई है। ये एक मैंने छोटी सी एग्जाम्पल ली है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह की और किसी किस्म की एग्जाम्पल्स कोट करके दूंगा जिसमें आपको कॉलम्स के टोटल्स दिए होंगे, तो जस्ट आपने फार्मूला वैल्यूज पुट करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालनी होती है। तो सिंपल सा फार्मूला, जब भी आपको डी की वैल्यू दी हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिखें, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो ए की वैल्यू यहाँ पे जो एक्स में से वैल्यू लेस हो रही है वो क्या हमारी 38, वो हमारा ए है, लिहाजा लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 38। जो भी वैल्यू एक्स में से लेस हो रही होती है वो हमारी वैल्यू ए होती है। तो प्लस समेशन डी की जगह आ जाएगा 240 और एन की जगह आ गया 10, उसके बाद सिंप्लीफाई करें और आंसर आ गया 62। अब बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.28 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें यह बताया गया है कि देयर आर 15 वैल्यूज़ और उसका मीन बताया हुआ कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज़ इज़ 20। इसका क्या मतलब हो गया कि 15 वैल्यूज़ थी जिसका मीन था 20। अब आगे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर हम उसमें कोई 3 नई वैल्यूज़ ऐड कर दें तो उसके बाद मीन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी मीन रिमेन सेम, यानी 20 ही रहता है। जबकि जो वैल्यूज़ हमने 3 ऐड की हैं उसमें नहीं, उनके बारे में बताया हुआ है कि वैल्यूज़ ए बी सी हैं और उसकी रेशो भी गिवन है, 3, 2 और 1 की रेशो दी हुई है। यानी जो 15 वैल्यूज़ हैं उसका मीन दिया हुआ है 20। अगर ये 3 वैल्यूज 3, 2 और 1 की रेशो में है, अगर इनको उसमें ऐड कर दिया जाए तो मीन पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी मीन 20 रहता है। फाइंड करना है कि वो वैल्यूज़ कौन सी हैं जिनकी वजह से उसका मीन सेम रहा है और सम चेंज हो गया। सबसे पहले आसान तरीका यही होता है कि जो डाटा दिया हुआ है उसको मैंने गिवन लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें हमने करना क्या है। अब हमें पता है क्योंकि मीन है तो मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब एक्स बार की वैल्यू दी हुई है 20, वो इधर पुट कर दें। समेशन एक्स हमने फाइंड करना है और एन नंबर ऑफ वैल्यूज थी 15, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 300 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया कि समेशन एक्स इज इक्वल टू 300 का मतलब है कि जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा दिया हुआ था 15 वैल्यूज़ का, उन तमाम का सम जो है वो 300 था। अब कंडीशन में बताया है कि जी जब 3 वैल्यूज़ ऐड कर देंगे तो उसका सम चेंज होगा कि नहीं होगा। अब ये हम देख लेते हैं कि जब हम उसमें 3 वैल्यूज़ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ज़ाहिर है उसका सम पहले से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, लिखेंगे आफ्टर एडिंग 3 न्यू वैल्यूज़, एन क्या हो जाएगा हमारा 18, क्योंकि पहले हमारे पास 15 वैल्यूज़ थी। अब क्योंकि 3 नई वैल्यूज़ आ गई हैं ए बी सी, तो 15 में 3 वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो हमारा नया सम निकल आएगा, वो आ जाएगा 18 वैल्यूज़ पर। जबकि मीन हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि कंडीशन में बताया था कि मीन रिमेन सेम। तो इसका मतलब है जब हम 3 नई वैल्यूज़ ऐड कर देंगे तो एन हो जाएगा 18 और एक्स बार रहेगा 20। अगेन फार्मूला लिखें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी 20, समेशन एक्स फाइंड करेंगे और एन में अब 15 की बजाय 18 आ गया। फिर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की, यहाँ से समेशन एक्स की वैल्यू आ गई 360। अब इससे हमें 2 चीज़ों का पता लग गया कि जो हमारी ओरिजिनल 15 वैल्यूज़ थी उसका सम हमने निकाला था वो था 300। अब 3 वैल्यूज ऐड होने के बाद जब हमने दोबारा सम निकाला तो सम आ गया 360। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस के जो
सम हमारा इंक्रीज हुआ है, 300 से 360 हो गया। वो किस वजह से हुआ है? जो 3 नई वैल्यूज़ हमने ऐड की हैं उसका सम हमारे पास 60 आएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? लिखेंगे नाउ सम ऑफ न्यू वैल्यूज़। जो हमारा नया सम आया 360 और जो हमारा पहले वाला सम था 300, उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 60। इससे ये बात पता लग गई कि जो नया सम था वो बढ़ा था, किस वजह से? 3 नई वैल्यूज़ की वजह से। तो उन नई 3 वैल्यूज़ का सम क्या आ जाएगा हमारे पास? 60। अब वो वैल्यूज़ कौन सी हैं ए बी सी की? उसका भी आसान तरीका है, क्योंकि उसने हमें हिंट दिया हुआ है कि जो वैल्यूज़ ए बी सी हैं वो 3, 2 और 1 की रेशो में है। तो इसका मतलब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि जब भी किसी क्वांटिटी को डिवाइड करना हो गिवन रेशो में, तो उसका आसान तरीका होता है कि सम ऑफ रेशोज ले लें और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस जो भी अमाउंट दी हुई है। तो वही हमने किया। यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज 3 + 2 + 1, टोटल हो गए 6 रेशोज। अब बारी बारी ए बी सी की वैल्यू निकालें। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। ए इज इक्वल टू 3/6 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि 3 की रेशो है, जो ए की रेशो है वो क्या है? 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब असल में ये होता है कि जो भी अमाउंट है या जो भी वैल्यू आपने डिवाइड करनी है उसको सम ऑफ रेशो का मतलब उसका 6 पार्ट्स बना रहे हैं। उनमें से 3 पार्ट्स ए को दे देंगे, 2 बी को दे देंगे और 1 सी को दे देंगे। इसलिए लिखेंगे ए इज इक्वल टू 3/6 मल्टीप्लाइड बाई 60। कटिंग करें तो ये आ जाएगा आंसर 30। आप तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/6 यानी 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 60। 6 1 = 6, 6 10 = 60, तो ये आ गई 20। और फिर सी की वैल्यू 1/60, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 10। अब आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? 30 + 20 + 10 देखें 60 बन रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है उसको गिवन करके सिम्बल्स में लिख लें, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। रिवाइज कर देता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज एक्स होती हैं, अगर हम उसका मीन लेके उन तमाम वैल्यूज में से बारी बारी उसको मीन को लेस कर दें और फिर हम सम लेते हैं, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का क्या मतलब है? अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हों ए बी सी, ये मिसाल के तौर पे फिजिक्स के मैंने मिसाल दी, फिजिक्स है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स के मीन्स दिए हों और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बताया हो, तो हम उसकी मदद से कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। एन में हम नंबर ऑफ वैल्यूज लिखेंगे, n1 n2 n3 एंड सो ऑन। एक्स बार में कंबाइंड मीन्स लिखेंगे जो गिवन होंगे, x बार 1 x बार 2 एंड x बार 3 एंड सो ऑन। फिर उसका प्रोडक्ट लेंगे और इस फार्मूले की मदद से समेशन n x बार और समेशन n करके उसका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई गिवन डाटा हो, उसमें से उसका मीन निकालने के बाद हम x की तमाम वैल्यूज में से उस मीन को माइनस करें और फिर उसका स्क्वायर ले लें, और इसी तरह उसमें से कोई और वैल्यू जो मीन के अलावा हो, x की तमाम वैल्यूज में से उसको माइनस करें, उसका स्क्वायर ले लें, तो जो मीन वाली वैल्यू हमेशा छोटी आएगी और मीन के अलावा वाली जो वैल्यू होगी उसका सम हमेशा ग्रेटर आएगा। इसको लिखा जाएगा समेशन x माइनस x बार स्क्वायर इज लेस देन समेशन x माइनस a होल स्क्वायर, या समेशन x माइनस a होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर। चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी ओरिजिन एंड स्केल से रिलेटेड है कि मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। इसका मतलब क्या है कि अगर y इज इक्वल टू x प्लस a, यानी ओरिजिनल वैल्यूज जो x की उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करें या लेस करेंगे, तो जो नया मीन निकलेगा वो उसका आंसर ये होगा कि जो ओरिजिनल मीन है उसमें भी वो कांस्टेंट ऐड या लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम x की तमाम वैल्यूज़ को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मीन निकलेगा वो ओरिजिनल मीन के भी उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी इफ़ y इज इक्वल टू ax देन y बार इज इक्वल टू ax बार। फिर करेक्टेड मीन बताया है। करेक्टेड मीन का मतलब है अगर आपने कोई मीन निकाल लिया है, बाद में आपको अंदाज़ा हुआ कि आपने कोई वैल्यू गलत लिख दी थी, तो उसकी करेक्शन कैसे करनी है? सारा सवाल दोबारा नहीं करना, जो वैल्यू आपने करेक्ट करनी है उसके सम में से उसको माइनस कर दें और जो उसकी वैल्यू उसकी जगह आनी चाहिए थी वो उसमें ऐड कर दें, तो आपके पास करेक्टेड सम आ जाएगा। जब करेक्टेड सम आ जाएगा तो फिर फार्मूला लगा के आप करेक्टेड मीन निकाल लेंगे। फिर ये एग्जांपल दी है जिसमें आपको वैल्यूज दी हुई है, d इज इक्वल टू x माइनस समथिंग, समेशन d भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, तो d ये शो करता है x माइनस a को, जो वैल्यूज में से लेस हो रही है वो आपका a है, और इनडायरेक्ट मेथड से आपने उसके अंदर फार्मूला लगाना है और उसका मीन निकाल देना है।
3.28 जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया कि 15 वैल्यूज़ का सम नहीं दिया हुआ था, 15 वैल्यूज़ का मीन दिया हुआ था। 3 न्यू वैल्यूज़ उसमें ऐड करेंगे तो उसका मीन चेंज नहीं होगा, वो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जबकि वैल्यूज़ की रेशियो गिवन थी। सबसे पहले आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन में ओरिजिनल वैल्यूज़ को पुट करना है। वहाँ से आपने समेशन एक्स ले लिया, ओरिजिनल वैल्यूज़ का वो आया 300, फिर न्यू वैल्यूज़ की वजह से 3 वैल्यूज़ ऐड हो गई तो एन हो जाएगा 18, फिर आपने एक्स बार की वजह से समेशन एक्स निकाल लिया, वो आ गया 360, दोनों का डिफरेंस ले लिया, वो पता लग गया कि जो नई वैल्यूज है उसका सम जो है वो 60 है। और फिर जैसे रेशियो में हम डिवाइड करते हैं उस 60 को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इस तरह वैल्यूज आ जाएंगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अरिथमेटिक मीन की कुछ मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और बाकी एवरेजेस की तरफ चले जाएंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।